दोस्तों, आपने वो मशहूर कहावत तो जरूर सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। ये कहावत सीधे तौर पर जुड़ी है लंका के विभीषण से, जिनके रहस्य उजागर करने के बाद ही प्रभु श्री राम रावण का वध कर पाए थे। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी ही कहानी जिसका नाम भी बिल्कुल सटीक है, विभीषण। ये सीरीज हाल ही में ZEE5 प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है और इसकी IMDb रेटिंग है 7/10, जो कि एक दमदार और रोमांचक थ्रिलर है जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। और यकीन मानिए, इसे देखकर आपका दिल भी कह उठेगा कि वाह क्या सीरीज है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो कहानी की शुरुआत में हम एक पुलिस ऑफिसर को रात में जंगल के रास्ते से जाते हुए देखते हैं। उसे जंगल के अंदर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। शक होने पर वो अपनी टॉर्च जलाकर आसपास देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम बालागढ़ पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। सुबह सभी पुलिस वाले अपने अपने काम में बिजी होते हैं। इस पुलिस स्टेशन में सिदाम नाम का एक आदमी भी है जो पुलिस वालों के लिए चाय लाने और थाने की सफाई का काम करता है। इस थाने का इंचार्ज SI विधान है। सिदाम विधान के पास जाकर कहता है कि आज OC यानी ऑफिसर इंचार्ज के घर में पूजा है और वो शाम को वहाँ जाएगा। सिदाम की बात सुनकर विधान को याद आता है कि उसे भी पूजा में जाना है। शाम को विधान और उसके जूनियर ऑफिसर वहाँ पहुँचते हैं। पूजा के बाद OC विधान से कहते हैं कि कल वो घर के काम में बिजी रहेंगे, इसलिए थाने का सारा काम उसे संभालना होगा। विधान हंसते हुए ये जिम्मेदारी ले लेता है। अगले दिन सुबह गाँव के पंचायत प्रमुख का भाई नरोत्तम पुलिस स्टेशन आता है। वो बताता है कि पंचायत प्रमुख का जीजा कुछ दिनों से लापता है। विधान उससे कहता है कि पंचायत प्रमुख को थाने में आकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवानी चाहिए ताकि वो ऑफिशियली काम शुरू कर सके। नरोत्तम कहता है कि ऑफिशियली तरीके से रिपोर्ट नहीं लिखवाई जा सकती, इससे पार्टी की बदनामी होगी। विधान कहता है कि ठीक है, वो अनौपचारिक रूप से जितना हो सके करेगा। नरोत्तम के जाने के थोड़ी देर बाद गाँव का एक और व्यक्ति रोता हुआ पुलिस स्टेशन आता है। वो विधान को बताता है कि उसने बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके अपनी बेटी की शादी के लिए गहने बनवाए थे, लेकिन वो घर से चोरी हो गए हैं। विधान रिपोर्ट लिख लेता है और 2 जूनियर ऑफिसर्स को जांच के लिए उसके घर भेजता है। इसके बाद विधान अपने घर चला जाता है, जहां उसकी पत्नी बृष्टि होती है, जो फिलहाल गर्भवती है। बृष्टि और विधान ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी, इसलिए उनके अपने परिवारों से कोई संपर्क नहीं है। बृष्टि को उम्मीद है कि जब उनका बच्चा दुनिया में आएगा तो उसके माता पिता नाती या नातिन का चेहरा देखकर सब भूलकर उन्हें अपना लेंगे। अब दोपहर के भोजन के बाद विधान फिर से पुलिस स्टेशन की ओर निकलता है। रास्ते में उसे एक कॉल आता है कि जंगल में एक लाश मिली है। विधान तुरंत OC को फोन करके ये बात बताता है और ये भी कहता है कि ये इलाका पंचायत प्रमुख का है, इसलिए हो सकता है कि ये लाश पंचायत प्रमुख के लापता जीजा दिनेश की हो। OC थोड़ा सोचकर कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत परेशानी हो जाएगी। वहीं मामले की पुष्टि के लिए विधान कांस्टेबल स्वप्न के साथ घटना स्थल पर जाता है। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि लाश की हालत बहुत भयानक है। शरीर से सिर काट दिया गया है और चेहरा पूरी तरह से खराब कर दिया गया है, जिसे पहचान करना मुश्किल है। विधान तुरंत अपनी फोर्स बुलाता है और पंचायत प्रमुख के भाई को भी खबर देता है। पंचायत प्रमुख का भाई आकर लाश को देखता है और कहता है कि कद तो दिनेश जैसा है, लेकिन ये दिनेश की लाश नहीं है, क्योंकि दिनेश के दाहिने हाथ की एक उंगली कटी हुई थी, जबकि इस लाश की सारी उंगलियां सही सलामत हैं। कुछ देर बाद पुलिस IC यानी इंस्पेक्टर इंचार्ज परितोष भी वहां पहुंच जाते हैं। परितोष विधान को लाश की तस्वीरें सभी अखबारों में छपवाने और आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों में भेजने के लिए कहते हैं। लाश देखने के लिए बहुत भीड़ जमा हो जाती है, जिसे परितोष डांटकर भगा देते हैं। परितोष को जल्दी वापस जाना है क्योंकि उनकी बेटी की शादी की तैयारियां चल रही हैं। जब विधान परितोष को गाड़ी तक छोड़ने जाता है तो लाश के पास केवल स्वप्न होता है। उसी समय एक पत्रकार स्वप्न का इंटरव्यू लेने लगता है। थोड़ी देर के बाद जब विधान लौटता है तो देखता है कि लाश के पास से सिर गायब है। जब स्वप्न इंटरव्यू देने में व्यस्त था तभी कोई सिर चुरा कर ले गया। विधान का शक उस रास्ते से जा रहे कुछ मजदूरों पर जाता है। वो उन्हें रोककर उनके बैग्स की जांच करता है, लेकिन सबके बैग्स में खाने के टिफिन और जरूरी सामान के अलावा कुछ नहीं मिलता। विधान परेशान हो जाता है और पूरी फोर्स को सिर की तलाश में लगा देता है। जब OC को ये बात पता चलती है तो वो विधान पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके सिर ढूंढो, वरना तुम्हारी नौकरी तो जाएगी ही, मेरी नौकरी पर भी खतरा आ जाएगा। विधान अपनी टीम और कुछ लोकल लोगों के साथ पूरी रात जंगल में सिर ढूंढता रहता है। इसी बीच खबर आती है कि विधान की पत्नी बृष्टि गिर गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। खबर सुनते ही विधान अशोक के साथ तुरंत अस्पताल पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि बृष्टि के माता पिता भी आए हैं। बेटी की हालत सुनकर वो अपना गुस्सा नहीं भूल पाते।
बृष्टि की माँ विधान को देखकर नाराज होकर कहती है, इसीलिए मैं अपनी बेटी की शादी पुलिस वाले से करवाना नहीं चाहती थी। इसे अपने परिवार की कोई परवाह नहीं, बस दिन रात चोर डाकुओं के पीछे भागता रहता है। विधान कोई जवाब नहीं देता और सीधे बृष्टि के पास जाता है। बृष्टि का ऑपरेशन होने वाला था। बृष्टि विधान से वादा लेती है कि उनका बच्चा जब दुनिया में आएगा तो सबसे पहले वही उसे गोद में लेगा। विधान वादा करता है। इसके बाद विधान वेटिंग रूम में बृष्टि का इंतजार कर रहा होता है। तभी ओसी उसे क्राइम सीन पर बुलाते हैं। मजबूर होकर विधान और अशोक वहां चले जाते हैं। ओसी और आईसी परितोष भी वहां पर होते हैं। परितोष सिर खोने का पूरा दोष विधान पर डाल देते हैं। ओसी विधान का दबाव कम करने के लिए परितोष से कुछ समय लेने का अनुरोध करते हैं। परितोष विधान को सिर्फ 7 दिन का समय देते हैं और सावधान रहने के लिए कहते हैं ताकि ये खबर मीडिया तक ना पहुंचे। परितोष के जाने के बाद ओसी विधान से कहते हैं कि अगर 7 दिनों में सिर नहीं मिला तो वो उसकी नौकरी नहीं बचा पाएंगे। वो विधान से जल्द काम करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वो सिर कटी लाश को मुर्दा घर में छुपाने की व्यवस्था कर रहे हैं। एक तरफ विधान की पत्नी अस्पताल में होती है तो दूसरी तरफ ये गंभीर मामला था। इस सब से विधान बहुत डिस्टर्ब हो जाता है कि वो सब कुछ कैसे संभालेगा। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक चूड़ी जैसी चीज पड़ी हुई दिखती है। वो उसे उठा लेता है। तभी अस्पताल से फिर से कॉल आता है कि बृष्टि के ऑपरेशन के लिए विधान के सिग्नेचर की जरूरत है। विधान फिर से अस्पताल भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बृष्टि की हालत गंभीर होने के कारण उसके पिता ने ऑपरेशन के लिए साइन कर दिए थे। थोड़ी देर के बाद एक नर्स आकर बताती है कि बृष्टि ने एक बेटी को जन्म दिया है। बृष्टि और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। सभी नए बच्चे को देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं, लेकिन नर्स बताती है कि सिर्फ एक व्यक्ति को ही देखने का मौका मिलेगा। बृष्टि की माँ विधान को मौका ना देकर खुद बच्चे को देखने चली जाती है। विधान बहुत निराश हो जाता है क्योंकि उसने बृष्टि से वादा किया था कि वो सबसे पहले बच्चे को गोद में लेगा। कुछ देर बाद बृष्टि को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया जाता है। जब उसे पता चलता है कि विधान अभी तक बच्चे को देखने नहीं आया तो वो बहुत नाराज हो जाती है। विधान की रात अस्पताल में ही कटती है। अगले दिन सुबह वो पुलिस स्टेशन जाता है। रात को मिली चूड़ी को विधान अशोक और स्वप्न को दिखाता है और पूछता है कि इसे हाथ में पहनते हैं या पैर में। तभी सिदाम आता है और कहता है कि इसे तो पैर में पहनते हैं। कल से गाजन फेस्टिवल शुरू होगा। जो लोग इस फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं वो 1 हफ्ता पहले ये चूड़ी पैर में पहनते हैं। इसके बाद सिदाम अपने पैर दिखाकर कहता है कि उसने भी पहनी है और बताता है कि ये चूड़ी दोनों पैरों में पहनी जाती है। ये सुनकर विधान और अशोक को एहसास होता है कि जिसकी चूड़ी खोई है उसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि फेस्टिवल में जिसके पैर में सिर्फ एक चूड़ी होगी ये उसी की होगी। विधान तुरंत अशोक को साथ लेकर गाजन फेस्टिवल में जाता है। यहाँ महादेव के अनगिनत फॉलोअर्स ये फेस्टिवल मना रहे थे। यहाँ भीड़ के बीच अशोक और विधान को एक आदमी मिलता है जिसके पैर में सिर्फ एक चूड़ी होती है। वो उस आदमी पर नजर रखते हैं, लेकिन फेस्टिवल के बीच एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। दरअसल फेस्टिवल की कुछ रस्में निभाते समय महादेव के कुछ फॉलोअर्स को जमीन के नीचे से एक कटा हुआ हाथ मिलता है। एक लाश का खोया हुआ सिर ढूंढते हुए दूसरी लाश का हाथ मिलने से पूरी पुलिस टीम में हड़कंप मच जाता है। दिनेश के परिवार वाले उस हाथ को देखकर पहचान लेते हैं और पक्का करते हैं कि ये दिनेश का ही हाथ है। दिनेश की पत्नी चीख कर रोने लगती है। उसी समय दिनेश का मामा अजीत आता है और दिनेश की पत्नी उसका कॉलर पकड़कर कहती है, मुझे पता है दिनेश को आपने मारा है। अजीत उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन दिनेश की पत्नी लगातार उसकी मौत के लिए अजीत को दोषी ठहराती रहती है। विधान दिनेश की पत्नी से पूछता है कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। वो बताती है कि उनके परिवार में जमीन जायदाद को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था। दिनेश का मामा अजीत अवैध रूप से उनकी जमीन पर कब्जा कर रहा था। जब दिनेश ने अपने हिस्से की संपत्ति मांगी तो अजीत ने उसे धमकी दी थी कि वो उसे मार देगा। विधान इस मामले पर अपने सीनियर ऑफिसरों के साथ चर्चा करता है। इसी बीच डीएसपी वहां आ जाते हैं। डीएसपी सब कुछ सुनकर केस की जिम्मेदारी विधान को देते हैं और उसे 3 दिनों में केस सुलझाने के लिए कहते हैं। अब विधान पर एक साथ 2 गंभीर मामलों की जिम्मेदारी आ जाती है। ओसी थोड़ा चिंतित होकर विधान से पूछते हैं, क्या तुम संभाल पाओगे? विधान कहता है, हाँ संभाल लूंगा, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। अभी तक मैं अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देख पाया हूँ। मुझे एक बार अस्पताल जाना होगा। ये सुनकर ओसी विधान को तुरंत अस्पताल भेज देते हैं। अस्पताल में बृष्टि विधान को देखकर मुंह मोड़ लेती है, लेकिन विधान उसे मना लेता है। दूसरी तरफ अशोक गाजन फेस्टिवल में मिले एक पैर की चूड़ी पहने हुए आदमी और 2 अन्य सस्पेक्ट को पुलिस स्टेशन ले आता है। ये दोनों दिनेश का कटा हुआ हाथ मिलने के बाद पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे। अशोक और स्वप्न उन दोनों को बहुत मारते हैं और उनसे दिनेश की लाश के बारे में पूछते हैं, लेकिन बहुत पिटाई के बाद भी वो यही कहते हैं कि वो कुछ नहीं जानते। मजबूर होकर स्वप्न विधान को बताता है कि शायद वो इस केस
इसमें शामिल नहीं है। अब विधान दिनेश के मामा अजीत के कॉल रिकॉर्ड्स की जानकारी मांगता है। अशोक बताता है कि अजीत आमतौर पर हर रात 9 या 9:30 बजे अपना फोन बंद कर देता था, लेकिन 13 तारीख की रात को उसने 12 बजे निबारन नाम के एक व्यक्ति से बात की थी। निबारन के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच करने पर पता चलता है कि वो हर रात किसी व्यक्ति से बात करता था, लेकिन 13 तारीख की रात के बाद उसने उस व्यक्ति से कभी बात नहीं की। वहीं दिनेश के कटे हुए हाथ के पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उसकी मौत 13 तारीख को ही हुई थी। स्वप्न को शक होता है कि अजीत और निबारन ने किसी किलर को हायर करके दिनेश को मरवाया है। अब विधान अजीत और निबारन को थाने लाने के लिए कहता है। अशोक उन्हें लाकर रिमांड पर बहुत मारता है, लेकिन दोनों में से कोई भी दिनेश की हत्या की बात कबूल नहीं करता। दोनों का एक ही कहना होता है कि मैंने खून नहीं किया। विधान और अशोक इस मामले पर ओसी से बात कर रहे होते हैं, पर तभी एक कांस्टेबल आकर बताता है कि दूसरे थाने में एक लापता व्यक्ति की तस्वीर भेजी गई है। विधान कांस्टेबल से तस्वीर को उसकी डेस्क पर रखने के लिए कहता है। अब ओसी को विदा करके विधान अपनी डेस्क पर जाता है तो देखता है कि सिदाम उस लापता व्यक्ति की तस्वीर को बहुत ही ध्यान से देख रहा है। विधान सिदाम से कहता है कि तस्वीर देखने के बाद उसे नोटिस बोर्ड पर टांग दे। अब सिदाम ऐसा ही करता है। असल में पहले से ही बोर्ड पर 7 लापता लोगों की तस्वीरें लगी थी और ये 8वीं होती है। वहीं रात में जब ओसी विधान और अशोक के साथ अजीत और निबारन के पास जाते हैं तो वो डरकर कहते हैं, कृपया हमें मत मारो, हम सब कुछ कबूल कर रहे हैं, दिनेश को हमने ही मारा है। अशोक उनसे पूछता है कि कैसे मारा, तो दोनों अलग अलग बातें बताने लगते हैं। इससे अशोक का शक और बढ़ जाता है और वो उन्हें फिर से मारना शुरू कर देता है। तब वो कहते हैं कि हमें और मत मारो, हमने तो पिटाई के डर से अपराध कबूल किया था। विधान हैरान होकर पूछता है, पिटाई के डर से कबूल किया मतलब क्या? अजीत बताता है कि आज सुबह स्वप्न और सिदाम ने उनसे कहा था कि अगर वो अपराध कबूल कर लेंगे तो उन्हें और नहीं मारा जाएगा, इसलिए उन्होंने अपराध कबूल कर लिया है। वो कहते हैं, अब आप हमें कोर्ट भेज दें, वहाँ हम सच बोल पाएंगे, वहाँ कोई हमें नहीं मारेगा। ये सब सुनकर विधान गुस्से में स्वप्न से कहता है, क्या आप नौकरी करना नहीं चाहते? उस दिन की लापरवाही से लाश का सिर खो दिया और आज संदिग्ध अपराधियों को झूठे बयान देने के लिए कह रहे हो, क्या परेशानी है आपको? स्वप्न कहता है कि उन बूढ़े लोगों को इस तरह मारना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उसने ऐसा किया। दूसरी तरफ अशोक सिदाम पर गुस्सा होकर उसे पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल देता है, लेकिन उसी रात सिदाम अशोक को फोन करके बताता है, मेरे घर के पास 3 लड़के संदिग्ध तरीके से घूम रहे हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, वो चोर हैं, कृपया आप यहाँ आइए। सिदाम की बात सुनकर विधान और अशोक पुलिस फोर्स के साथ वहां जाते हैं और 3 चोरों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। विधान सिदाम से खुश होकर कहता है, तुम तो पुलिस के साथ रहकर पुलिस जैसे ही हो गए हो, अपराधियों को रंगे हाथों पकड़वा रहे हो। सिदाम कहता है, मैं इन्हें बहुत पहले से जानता हूँ, आज इन्हें देखकर लगा कि ये गहने की चोरी में शामिल हो सकते हैं, इसलिए आज पकड़वा दिया। विधान कहता है, बहुत अच्छा किया, लेकिन थाने में जो तुमने किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। सिदाम कहता है, उन्हें मार खाते देखकर मुझे बहुत दया आ रही थी, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। विधान देखता है कि सिदाम के पास उसकी छोटी बेटी खड़ी होती है। विधान उसका नाम पूछता है तो वो बताती है कि उसका नाम बृष्टि है। संयोग से सिदाम की बेटी का नाम विधान की पत्नी के नाम से मिलता जुलता है। विधान लड़की को प्यार से कुछ पैसे देता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि उसके पापा उसे सब कुछ लाकर देते हैं। बातों बातों में विधान को पता चलता है कि सिदाम की पत्नी नहीं है। जब वो पूछता है कि उसकी पत्नी कहाँ है तो सिदाम कहता है कि वो किसी और दिन बताएगा। विधान सिदाम को कल फिर से थाने में काम करने के लिए कहता है। अगले दिन पुलिस को दिनेश के फोन से एक और जानकारी मिलती है। दिनेश के फोन में जो नंबर इस्तेमाल हो रहा था उसके अलावा एक और सिम कार्ड भी इस्तेमाल हुआ था। वो नंबर कुल 110 पुलिस केसेस से जुड़ा हुआ था और सिम विजय नाम के एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी। विधान और अशोक विजय को ढूंढने निकलते हैं। विजय की लोकेशन पता लगाने के लिए वो विजय के एक परिचित आदमी की मदद लेते हैं। वो आदमी विजय को फोन करके पूछता है कि वो कहाँ है, तो विजय बताता है कि सिदाम के अड्डे पर हूँ। वो आदमी उन दोनों को सिदाम के घर लेकर जाता है। विजय सिदाम के घर बैठकर आराम से शराब पी रहा होता है और पास में ही सिदाम अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रहा होता है। विधान और अशोक को ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि सिदाम ने अपने घर में शराब का अड्डा खोल के रखा है। वो विजय को पकड़कर मारते हैं और पूछते हैं कि दिनेश को क्यों मारा। विजय कहता है कि मैं दिनेश को क्यों मारूंगा, दिनेश तो मुझे बहुत प्यार करता था। अशोक फिर पूछता है, दिनेश का फोन कहाँ है? विजय कहता है, मेरे पास तो एक ही फोन है। सिदाम अब पूरी तरह से इनकार कर देता है और कहता है, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे फोन कहाँ मिलेगा। लेकिन जब विधान और अशोक सिदाम के घर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें सच में एक स्मार्टफोन मिल जाता है। सिदाम कहता है कि उसके यहाँ बहुत से लोग शराब पीने आते हैं, शायद कोई भूल गया होगा। लेकिन अशोक सिदाम की बात पर विश्वास नहीं करता और उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आता है।
सबसे पहले वो विजय को रिमांड पर लेकर बहुत मारते हैं, जिससे उसके हाथ पैर लगभग टूट जाते हैं। फिर भी विजय बार बार यही कहता है कि वो दिनेश के बारे में कुछ नहीं जानता। रिमांड रूम के पास ही सिदाम को बैठाया गया होता है। विजय पर हो रहा ऐसा टॉर्चर देखकर सिदाम डर से रोने लगता है। कुछ देर बाद अशोक सिदाम के लिए कुछ खाना लेकर आता है। जब अशोक उसे खाने के लिए देता है तो स्वप्न अशोक को खाना देने से मना कर देता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये अशोक का अपराधियों से पूछताछ करने का तरीका था। वो किसी को रिमांड पर लेने से पहले उसे पेट भरकर खाना खिलाता था और फिर बहुत मारता था। स्वप्न नहीं चाहता था कि सिदाम अशोक की पिटाई खाए, इसलिए वो उसे खाना देने से मना कर रहा था। लेकिन अशोक इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो सिदाम को जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करता है। जैसे ही सिदाम खाना शुरू करने वाला होता है, अशोक उसे पूरी ताकत से मारना शुरू कर देता है। ये सब देखकर स्वप्न को बहुत बुरा लगता है और वो तुरंत विधान को बुलाकर लाता है। विधान अशोक को रोककर सिदाम से पूछता है, तुम सच क्यों नहीं बता रहे हो? अगर तुमने बता दिया होता कि फोन कहाँ मिला तो तुम्हें मार खानी नहीं पड़ती। सिदाम कहता है, ये फोन मेरा ही है। अशोक पूछता है, इतना महंगा फोन तुझे कहाँ से मिला? सिदाम बताता है कि दिनेश गांव की एक शराब की दुकान पर अक्सर शराब पीने जाता था। एक दिन सिदाम ने देखा कि दिनेश नशे में धुत होकर सो रहा है। उसी समय मौका देखकर सिदाम ने उसका फोन चुरा लिया। अशोक और विधान सिदाम को लेकर उस शराब की दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से बात करके कंफर्म करते हैं कि दिनेश की हत्या के दिन यानी 13 तारीख को सिदाम उस दुकान पर गया था। इसलिए वो सिदाम की बात पर विश्वास कर लेते हैं। विधान पूछता है, तुमने फोन क्यों चुराया? सिदाम कहता है, मेरी बेटी बहुत दिनों से फोन के लिए जिद कर रही थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने चोरी कर ली। इसके बाद पुलिस स्टेशन लौटकर विधान अशोक से पूछता है कि गहने चोरी के मामले में पकड़े गए 3 चोरों का क्या हाल है। अशोक बताता है, उन्हें मारते मारते मेरे हाथ दुख गए हैं, लेकिन किसी ने कुछ कबूल नहीं किया है। तब विधान उन्हें छोड़ देने के लिए कहता है। लॉकअप से बाहर आकर एक चोर जयंत नाम के एक सुनार को फोन करता है और कहता है, तुमने हमें पुलिस के पास पकड़वाया था, है ना? अशोक और स्वप्न छुपकर ये बात सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये एक गिरोह से जुड़े हुए हैं और जयंत भी इसी गिरोह का हिस्सा है। वो तुरंत सुनार जयंत को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अशोक उसे बहुत मारता है और चोरी हुए गहनों के बारे में पूछता है। पिटाई के बाद जयंत कबूल कर लेता है कि उसने चोरों से गहने खरीदे थे और अब वो सारे गहने पुलिस को सौंप देता है। विधान उन गहनों को उस आदमी को दिखाता है जिसकी बेटी की शादी के गहने चोरी हुए थे। वहाँ अनगिनत गहनों के बीच उस आदमी की बेटी के गहने भी थे। उस आदमी के पहचान करने पर विधान उसे वो गहने वापस कर देता है। इधर पंचायत प्रमुख का भाई नरोत्तम दिनेश के केस की जानकारी लेने के लिए काफी देर से पुलिस स्टेशन में बैठा होता है। विधान उससे बात करने जाता है तो देखता है कि उसके गले में त्रिशूल का लॉकेट लटका हुआ है। जब विधान लॉकेट के बारे में पूछता है तो नरोत्तम कहता है कि ये उनके खानदान में सभी के गले में होता है। उसने ये भी बताया कि उन्होंने दिनेश को भी ये दिया था। विधान चौंक जाता है क्योंकि चोरी हुए गहनों में भी ठीक ऐसा ही एक लॉकेट था। विधान लॉकेट को मिलाता है और देखता है कि वो बिल्कुल वैसा ही है। विधान जयंत को वो लॉकेट दिखाकर पूछता है कि ये उसे कहाँ मिला। जयंत बताता है कि संक्रांति के दिन एक आदमी ये लॉकेट बेचने आया था। अब विधान दुकान का सीसीटीवी फुटेज देखता है। दुकानदार फुटेज दिखाता है और उस आदमी को पहचान लेता है जो लॉकेट बेचने आया था। उस आदमी को देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो सिदाम था। अशोक फिर से सिदाम को लॉकअप में डालकर मारता है और पूछता है कि उसे वो लॉकेट कहाँ मिला। सिदाम कहता है कि उसे वो पड़ा हुआ मिला था। अशोक उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और मारता रहता है। पिटाई से सिदाम काफी बीमार हो जाता है। विधान जब सिदाम से मिलने के लिए जाता है तो सिदाम उसके पैर पकड़कर रोने लगता है और कहता है, मुझे बचा लो सर, वरना मेरी बेटी का भविष्य खराब हो जाएगा। विधान कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब सीनियर ऑफिसरों के हाथ में है। इसके बाद विधान सिदाम को थोड़ा डराता है और कहता है, अगर उसने सच नहीं बताया तो पुलिस उसकी बेटी को भी पकड़कर ले आएगी। सिदाम कहता है, मैं सब सच सच बता रहा हूँ, मेरी बेटी को इसमें मत फंसाइए। इसके बाद सिदाम बताता है कि कुछ समय पहले उसने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए दिनेश से मदद मांगी थी। दिनेश ने वादा किया था कि वो सिदाम की बेटी को एक अच्छे स्कूल में भर्ती करवा देगा। इसलिए सिदाम ने उसको थैंक यू बोलने के लिए दिनेश को अपने घर पर बुलाया ताकि वो उसे चाय नाश्ता करा सके। चाय बनाते समय सिदाम की पत्नी ने बताया कि घर में दूध नहीं है। सिदाम दूध लाने बाजार चला जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि सिदाम की पत्नी दिनेश के साथ बिस्तर में है। ये देखकर सिदाम चीखने चिल्लाने लगता है। सिदाम की पत्नी कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, दिनेश ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। सिदाम चिल्लाता है और कहता है कि वो पूरे गांव को ये सब बता देगा। अपनी इज्जत बचाने के लिए दिनेश सिदाम से चुप रहने के लिए कहता है। दिनेश कहता है, अगर पंचायत प्रमुख को पता चला
तो वो मुझे मार डालेगा। आज से तेरी बेटी की सारी जिम्मेदारी मेरी है, बस तू किसी को कुछ मत बताना। इसके बाद दिनेश सिदाम को कुछ पैसे देकर चला जाता है। इस घटना के 3-4 दिन बाद दिनेश सिदाम को बुलाकर उसके साथ शराब पीता है। जब दिनेश नशे में धुत होता है तो वो सिदाम की पत्नी के बारे में अश्लील बातें करने लगता है। यहाँ तक कि वो सीधे सीधे सिदाम को बताता है कि वो हफ्ते में एक दिन सिदाम की पत्नी के साथ समय बिताना चाहता है और बदले में वो उसे पैसे देगा। ये सुनकर सिदाम अपना आपा खो देता है। वो गुस्से में एक पत्थर उठाकर दिनेश के सिर पर बार बार मारता रहता है और इसी से दिनेश की मौत हो जाती है। सिदाम से सब कुछ सुनने के बाद विधान ओसी को सब कुछ बताता है। ओसी तुरंत आईसी को फोन करके ये सब बात बताते हैं। आईसी अगले दिन सुबह सिदाम के नाम पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहते हैं। सभी ने सोच लिया था कि दिनेश का केस यहीं खत्म हो गया है और सिदाम के कबूल करने से ये केस बंद हो जाएगा, लेकिन अब केस और भी उलझ जाता है। विधान जांच करते हुए सौरभ नाम के एक व्यक्ति को ढूंढता है जिससे सिदाम काफी समय से ब्लैकमेल कर रहा था। विधान सौरभ को बुलाकर पूछता है कि उसका सिदाम से क्या संबंध है। सौरभ बताता है कि वो सेज डिवीजन के कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था। उसने पहली बार सिदाम की पत्नी को उसी साइट पर देखा था। सिदाम की पत्नी बहुत ही सुंदर थी और थोड़े खुले कपड़े पहनती थी। ये देखकर सौरभ को सिदाम की पत्नी से प्यार हो गया। सिदाम की पत्नी को देखने के लिए वो सिदाम के घर के सामने चक्कर लगाने लगा। एक दिन सिदाम ने उसे चाय पीने के लिए घर बुलाया। इसके बाद सिदाम दूध लाने बाजार चला गया। तभी सिदाम की पत्नी सौरभ के पास आई और वो नजदीक आने लगे। थोड़ी देर के बाद सिदाम वापस आया और उन्हें इस हालत में देखकर चिल्लाने लगा। अपनी इज्जत बचाने के लिए सौरभ ने सिदाम को कुछ पैसे दिए और उसे चुप रहने के लिए कहा। इसके बाद से सिदाम लगातार उसे ब्लैकमेल करने लगा। ये वही घटना थी जो दिनेश के साथ हुई थी, इसलिए विधान को शक होता है कि सिदाम ने ये सब जानबूझकर किया है। विधान सौरभ से पूछता है कि क्या ऐसी घटना किसी और के साथ भी हुई है। सौरभ बताता है कि उनकी साइट का एक और ऑफिसर भी इसी तरह से फंस गया था। विधान अब सिदाम के पास जाता है बिना किसी गुस्से के। विधान बहुत ही नॉर्मल तरीके से सिदाम से कहता है, दुकान से एक कप चाय ले आओ। सिदाम थोड़ा हैरान होकर चाय लेने चला जाता है। तभी स्वप्न आकर विधान से कहता है, आप एक हत्या के आरोपी को ऐसे ही छोड़ रहे हैं? अगर वो भाग गया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। ये कहकर वो सिदाम के पीछे पीछे जाता है, लेकिन सिदाम भागने की कोशिश नहीं करता और चुपचाप चाय लेकर वापस आ जाता है। इसके बाद विधान सिदाम से कहता है, जब तक तुम यहाँ पर हो पहले की तरह सामान्य रूप से सारा काम करते रहो। सिदाम उसकी बात मानकर काम करने लगता है। चूंकि सिदाम ने दिनेश की हत्या की बात कबूल कर ली है, इसलिए केस के कोर्ट में जाने पर उसे लंबी जेल होगी ये तय है। लेकिन सिदाम के जेल में होने की बात अगर उसकी बेटी को पता चली तो उस पर बुरा असर पड़ेगा और इसीलिए विधान कुछ प्लान बनाता है। वो सिदाम की बेटी और उसकी सास को थाने में लाता है और उन्हें दिखाता है कि सिदाम सामान्य तरीके से थाने का सारा काम कर रहा है। इसके बाद विधान उन्हें बताता है कि सिदाम को एक काम के लिए दूर जाना होगा और वहाँ बहुत दिनों तक रहना होगा। विधान सिदाम की सास को कुछ पैसे देता है और कहता है कि चिंता ना करें, सिदाम हर महीने पैसे भेजता रहेगा। चूंकि सिदाम जेल में रहेगा, इसलिए विधान ने उन्हें बिना बताए पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। ये देखकर सिदाम बहुत इमोशनल हो जाता है। जब वो चले जाते हैं तो विधान सिदाम को थाने के स्टोर रूम में ले जाता है। सिदाम भावुक होकर कहता है, आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? विधान कहता है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारी बेटी के लिए किया है। वो अभी बहुत छोटी है और तुम भी कोई पेशेवर अपराधी नहीं हो। मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी सजा कम करवा सकूं। इसके बाद विधान कहता है, सीनियर ऑफिसर ने तुम्हारे नाम पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। एफआईआर लिखने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुमने ये हत्या क्यों की और कब की और हत्या करने के बाद क्या किया, ये सब एफआईआर में लिखा जाएगा। इसके बाद तुम्हें कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां फिर से तुम्हारा बयान लिया जाएगा। एफआईआर और बयान का मिलान करने के बाद कोर्ट तुम्हारी सजा तय करेगी। लेकिन यहाँ एक समस्या है, एक बार एफआईआर लिख दी जाए तो उसे बदला नहीं जा सकता। अगर कोर्ट को पता चला कि तुमने एफआईआर में लिखे अपराधों के अलावा भी और अपराध किए हैं, तो फिर से जांच शुरू होगी और तुम्हारी सजा और बढ़ जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर तुमने कोई और अपराध नहीं किया है तो बताओ, और अगर किया है तो वो भी बताओ। अगर सब कुछ एक ही बार में एफआईआर में लिखा गया तो तुम्हारी सजा और नहीं बढ़ेगी। मैं कल सुबह एफआईआर लिखूंगा, आज रात तक अगर कुछ कहना है तो कह सकते हो। असल में विधान ने सिदाम के साथ एक दिमागी खेल खेला है ताकि वो बिना किसी परेशानी के खुद ही सारे अपराध कबूल कर ले, और ये तरकीब काम भी करती है। कुछ देर सोचने के बाद सिदाम खुद सारे अपराध कबूल कर लेता है। वो विधान को बताता है कि मैंने एक हत्या और की है। सिदाम बताता है कि कुछ दिन पहले गोविंद नाम का एक आदमी कुएं में गिरकर मर गया था। उस आदमी की पत्नी के साथ सिदाम का संबंध था। एक दिन गोविंद ने उन दोनों को एक साथ देख लिया था
जब गोविंद चिल्लाने लगा तो सिदाम ने उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। वहीं पर गोविंद की मौत हो गई। पूरी घटना बताने के बाद सिदाम कहता है, FIR में एक हत्या की जगह 2 हत्याएं लिख दो। विधान कहता है, ठीक है लिखूंगा, लेकिन तुम उस औरत को इस सब में मत घसीटना। तुम अपने बयान में कहना कि गोविंद के साथ तुम्हारा पैसों को लेकर झगड़ा था और हाथापाई में वो कुएं में गिर गया। थाने में किसी और को इसके बारे में मत बताना। सुबह होते ही विधान ओसी को बताता है कि सिदाम ने एक नहीं बल्कि 2 हत्याएं की हैं। ओसी हैरान होकर कहते हैं, इतने समय से ऐसे अपराधी को हम थाने में रखे हुए थे, ये तो हमारे ही घर का भेदी विभीषण निकला। थोड़ी देर के बाद आईसी परितोष आ जाते हैं। आईसी आकर पूछते हैं कि वो अपराधी कहाँ हैं। विधान सिदाम को दिखा देता है। इसके बाद विधान सिदाम से चाय लाने के लिए कहते हैं। परितोष नाराज होकर कहते हैं, एक लाश का सिर खो दिया है, अब एक और हत्या के अपराधी को खुला छोड़ दिया है, अगर वो भाग गया तो क्या करेंगे? विधान कहता है, वो भागेगा नहीं, वो मुझ पर बहुत भरोसा करता है। मैं उसके साथ ऐसा नॉर्मल व्यवहार करके ही उसके पेट से सारी बातें निकलवा रहा हूँ। हत्या के अलावा उसने 20-25 लोगों से पैसे और गहने भी लूटे हैं। मैं सब कुछ उसी के मुंह से कबूल करवाऊंगा। परितोष नाराज होकर कहते हैं, मुझे ये सब नहीं पता, मुझे आज शाम तक FIR चाहिए। परितोष के चले जाने के बाद विधान सिदाम से कहता है, तो मैं तुम्हारी FIR लिख रहा हूँ। तब सिदाम कहता है, मुझे कुछ और कहना है, स्टोर रूम में चलिए। विधान जब स्टोर रूम में जाता है तो सिदाम कहता है, मैंने दरअसल 2 नहीं बल्कि 3 हत्याएं की हैं। कुछ दिन पहले गोपालपुर पुलिस स्टेशन से जो लापता व्यक्ति की तस्वीर आई थी, वो तस्वीर मैंने ही बोर्ड पर टांगी थी। मैंने उस आदमी को मारा है। विधान पूछता है, तुम्हें जो हत्याएं याद हैं उसका कोई सबूत है? सिदाम कहता है, मैंने अपने हाथों से खून किया है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे सब कुछ याद है। मैंने दरअसल 4 हत्याएं की हैं। विधान नाराज होकर कहता है, एक बार तुम 3 कह रहे हो, एक बार 4। मेरा समय बर्बाद मत करो और ठीक से बताओ कि तुमने कितनी हत्याएं की हैं। सिदाम कहता है, मैं सच बताऊंगा, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी होगी। मैंने देवी से मन्नत मांगी थी कि जिस दिन मैं अपने सारे अपराध कबूल करूंगा उस दिन देवी की पूजा करूंगा। विधान कहता है, ठीक है, मैं उसकी व्यवस्था करवा दूंगा। इसके बाद सिदाम बिना कोई बात छुपाए उन लोगों के नाम बताना शुरू करता है जिनकी उसने हत्याएं की थी। एक एक करके वो कुल 8 लोगों के नाम बताता है, यानी सिदाम ने कुल 8 लोगों की हत्या की थी। ये सब सुनकर विधान के होश उड़ जाते हैं। वो कुछ बोल भी नहीं पाता। विधान ओसी के पास जाकर ये सब बताता है तो ओसी भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नोटिस बोर्ड पर फिलहाल जो 8 लापता लोगों की तस्वीरें लगी थी उन सभी को इसी सिदाम ने मारा था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतना खतरनाक अपराधी इतने समय से पुलिस के साथ रह रहा था। कुछ देर बाद सिदाम आकर विधान से जिद करता है कि वो आज ही मंदिर जाएगा। विधान सिदाम को मंदिर लेकर जाता है। ओसी थोड़ा नाराज होकर कहते हैं, तुम अब हद पार कर रहे हो। विधान कहता है कि हम उसके साथ जितना नॉर्मल व्यवहार करेंगे वो उतनी ही आसानी से सब कुछ कबूल करेगा। पूजा के बाद स्वप्न सिदाम से कुछ प्रसाद विधान के घर पहुंचाने के लिए कहता है। वो सिदाम को अकेला छोड़ देता है, लेकिन जब बात विधान की पत्नी और बच्चे की सुरक्षा की आती है तो विधान सिदाम पर भरोसा नहीं कर पाता। वो छुपकर सिदाम का पीछा करता है। विधान की पत्नी सो रही थी। विधान को लगा कि सिदाम उसकी पत्नी और बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन सिदाम बहुत प्यार से विधान की पत्नी को कंबल उड़ाता है और बाहर आ जाता है। इसके बाद विधान सिदाम को लेकर थाने वापस आता है तो देखता है कि एसपी आए हुए हैं। विधान को सिदाम के साथ ऐसे घूमते देखकर एसपी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, अगर अपराधी भाग गया तो तुम क्या करोगे? सिदाम कहता है, मैं क्यों भागूंगा? सिदाम के ऐसे जवाब देने पर एसपी गुस्सा हो जाते हैं और सिदाम को मारने जाते हैं, लेकिन विधान सिदाम को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और गलती से एसपी से टकरा जाता है। इससे एसपी और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और विधान पर जांच बैठाने की बात कह देते हैं। इसके बाद एसपी सिदाम के पास जाते हैं। ओसी, आईसी, अशोक और स्वप्न भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। एसपी के आदेश पर सिदाम को बिना कपड़ों के लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। एसपी सिदाम से पूछते हैं, क्यों मारा इतने सारे लोगों को? सिदाम पूरी तरह से इनकार कर देता है और कहता है, मैंने कब मारा? तब स्वप्न सिदाम की एक आवाज की रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें सिदाम खुद 8 हत्याओं की बात कबूल कर रहा है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी सिदाम कहता है, सब लोग मुझे मार रहे थे इसलिए मैंने झूठ बोला था। एसपी पूछते हैं, तो फिर तूने सभी लोगों के नाम कैसे बताए? सिदाम कहता है, मैंने उन सभी की तस्वीरें नोटिस बोर्ड पर टांगी थी इसलिए मुझे सबके नाम पता है। एसपी बहुत नाराज होते हैं और आईसी परितोष से चिल्लाकर कहते हैं, अगर सिदाम सच में अपराधी है तो जितनी जल्दी हो सके सारे सबूत इकट्ठा करो। एसपी के चले जाने के बाद एक कांस्टेबल विधान को फोन करता है और वो बताता है कि सिदाम ने एसपी के सामने सारे अपराधों से इनकार कर दिया है। इसलिए विधान उस कांस्टेबल को लेकर सिदाम के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। विधान उस जगह पर सबूत ढूंढता है जहां सिर कटी लाश मिली थी। विधान को शक था कि इस अज्ञात सिर कटे व्यक्ति की हत्या भी सिदाम नहीं की है
और अगर ये सच है तो सिदाम ने कुल 9 हत्याएं की हैं। विधान पुलिस स्टेशन जाकर आईसी परितोष को अपने शक के बारे में बताता है। खोए हुए सिर के बारे में बात करते समय एक पत्रकार उनकी बात सुन लेता है। अब तक ये बात गोपनीय थी, लेकिन पत्रकार के जानने के साथ ही सिर खोने की बात ब्रेकिंग न्यूज बनकर सभी न्यूज चैनलों पर चलने लगती है। इससे पुलिस की छवि खराब होने लगती है। इसलिए एसपी गुस्सा होकर विधान को सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन विधान को सस्पेंड करने के बाद सीनियर ऑफिसर मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि सिद्धांत किसी भी हालत में अपना अपराध कबूल नहीं कर रहा था। वो सिर्फ विधान के सामने ही बेझिझक सब कुछ बताता था। ओसी और आईसी फैसला करते हैं कि वो सिदाम के साथ विधान की तरह ही व्यवहार करेंगे। वो सिदाम को बुलाकर बाहर की दुकान से चाय लाने के लिए कहते हैं, जैसे विधान करता था। लेकिन इस बार चाय लाने जाते समय सिदाम भागने की कोशिश करता है। हालांकि वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता और पकड़ा जाता है। इस तरह भागने की कोशिश करने के लिए ऑफिसर गुस्सा होकर सिदाम को बुरी तरह से मारते हैं। वो सिदाम के कपड़े उतारकर उसके हाथ पैर बांधकर उसे लाठी से पीटने लगते हैं। अशोक समझ जाता है कि विधान के बिना कोई भी सिदाम के मुंह से बात नहीं निकलवा पाएगा। इसलिए वो परितोष से रिक्वेस्ट करता है कि विधान को फिर से थाने में बुलाया जाए। परितोष विधान को बुलाने की परमिशन देते हैं और कहते हैं कि वो ऑफिशियली नहीं बल्कि अनऑफिशियली काम करेगा। परमिशन मिलते ही विधान थाने में आ जाता है। सिदाम को इस तरह बंधा हुआ देखकर वो अशोक पर बहुत गुस्सा होता है। वो खुद सिदाम को खोलता है। मार खाकर सिदाम बहुत घायल हो गया था, इसलिए विधान खुद उसे अस्पताल लेकर जाता है और उसका इलाज करवाता है। इलाज के बाद विधान सिदाम को उसका पसंदीदा खाना खिलाता है। उस समय सिदाम रोते हुए कहता है कि उसे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है। खाना खाने के बाद विधान सिदाम को उसके घर लेकर जाता है। सिदाम को घर के अंदर भेजकर विधान बाहर खड़ा रहता है। विधान छुपकर देखता है कि कहीं सिदाम भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा, लेकिन सिदाम भागने की कोशिश नहीं करता और चुपचाप वापस आ जाता है। इसके बाद विधान सिदाम को लेकर जंगल में जाता है। जंगल में बैठकर विधान सिदाम के साथ बहुत बातें करता है। वो अपने माता पिता, पत्नी और बच्चे की कहानियां सुनाता है। सिदाम को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए वो कहता है, तुम्हारी तरह मैं भी अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। मैं उसे बहुत बड़ा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अचानक मेरे सस्पेंड होने से मेरे सारे सपने खत्म हो गए। मेरी नौकरी लगने पर मेरे पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो गया था, अब वो भी खत्म हो गया। मेरे परिवार के लिए ये नौकरी बहुत जरूरी है। विधान ये सब इसीलिए कर रहा था ताकि सिदाम उसकी नौकरी बचाने के लिए ही सही, पर सारे अपराध कबूल कर ले और खोए हुए सिर को कहाँ छुपाया है वो बता दे, क्योंकि सिर खोने की वजह से ही विधान सस्पेंड हुआ था। इसीलिए सिर के मिल जाने पर ही उसकी नौकरी वापस मिलेगी। विधान की बात सुनकर सिदाम कहता है, आपकी जिंदगी की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन मेरे जैसे मूर्ख लोग जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद सिदाम अपनी असफलता की कहानी सुनाता है। उसने अपनी पढ़ाई छोड़कर छोटे भाई को पढ़ाया था, लेकिन बदले में उसे अपने छोटे भाई से सिर्फ धोखा ही मिला। सिदाम मूर्ख और गरीब था, इसलिए कोई परिवार अपनी बेटी की शादी उससे करवाना नहीं चाहता था। इसलिए सिदाम से पहले उसके छोटे भाई की शादी तय हो गई, लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले एक दुर्घटना में सिदाम के भाई की मौत हो गई। इसलिए परिवार वालों ने मजबूरी में सिदाम के भाई की होने वाली पत्नी से सिदाम की शादी कर दी। सिदाम अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन शुरू करता है। कुछ समय के बाद उनके घर बच्चा आने वाला था, लेकिन सिदाम की पत्नी झुमुर उसे कभी पसंद नहीं करती थी। एक दिन सिदाम ने देखा कि उसकी पत्नी छुपकर किसी से फोन पर बात कर रही है। सिदाम गुस्से में पूछता है, इतना महंगा फोन तुझे कहाँ से मिला? क्या तू मिट्टी खोदने का काम करती है या शरीर बेचती है? झुमुर जवाब देती है, अगर दिमाग हो तो शरीर बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। इस समाज के पुरुषों में सिर्फ नारी के शरीर को भोगने की लालसा है, इसलिए मैं उन्हें लालच देकर अपनी उंगलियों पर नचाकर बहुत कुछ ले लेती हूँ। मैं 13 साल की उम्र से ये सब कर रही हूँ। इसके बाद झुमुर सिदाम को सोने के गहने, महंगा फोन और कई और महंगी चीजें दिखाकर कहती है, ये सब मैंने सिर्फ लालच देकर लिया है, मैंने किसी को अपना शरीर नहीं दिया। क्या तू मुझे कभी इतनी महंगी चीजें दे पाता? झुमुर की बातें सुनकर सिदाम को भी लगता है कि अगर कोई लालच में आकर झुमुर को ये सब कुछ दे रहा है तो उसे लेने में क्या हर्ज है। अब सिदाम भी झुमुर के इस गंदे खेल में उसका साथ देने लगता है। वो योजना बनाते हैं कि अमीर लोगों को घर पर बुलाकर उन्हें फंसाकर पैसे ऐंठेंगे, जैसा उन्होंने दिनेश के साथ किया था। लेकिन एक दिन सिदाम बाजार से वापस आता है तो देखता है कि झुमुर घर पर नहीं है। जिस आदमी को फंसाने के लिए सिदाम उसे घर लेकर आया था, झुमुर उसी के साथ भाग गई थी। अब
अपनी पत्नी के भाग जाने से सिदाम थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन तब तक पैसे का लालच उस पर हावी हो चुका था। वो पैसे कमाने की लत छोड़ नहीं पाता, इसीलिए वो लोगों से पैसे ऐंठने का एक और तरीका अपनाता है। सिदाम शराब की दुकान पर जाकर अमीर लोगों को निशाना बनाना शुरू करता है। वो अपने पैसे से शराब खरीदकर उसमें नींद की गोलियां मिलाकर उनके शिकार को पिलाता है। जब वो बेहोश हो जाते तो सिदाम उनका सारा सामान लूट लेता और उन्हें जान से मार देता। इसके बाद वो लाशों को छुपा देता। इसी वजह से पुलिस स्टेशन में सिर्फ गुमशुदगी की शिकायतें आ रही थी। सारी घटनाएं सुनने के बाद विधान पूछता है, जंगल में जो लाश मिली थी वो किसकी थी? सिदाम बताता है, वो भोला मंडल नाम के आदमी की थी। सिदाम भोला मंडल के बारे में सब कुछ बताने ही वाला होता है, तभी एसपी विधान को फोन करके उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। एसपी कहते हैं, मैंने तुझे सस्पेंड किया है, फिर भी तू किस हिम्मत से सिदाम को लेकर घूम रहा है? अभी इसी वक्त सिदाम को थाने लेकर आ। ये कहकर वो फोन काट देते हैं। विधान अशोक को फोन करके पूछता है कि थाने में क्या हुआ है, एसपी क्यों चिल्ला रहे हैं? अशोक बताता है कि सिदाम की ऑडियो रिकॉर्डिंग किसी तरह से मीडिया के पास लीक हो गई है। मीडिया के लोग और आम जनता भी थाने के सामने जमा हो गए हैं। विधान अब देरी नहीं करता और सिदाम को लेकर थाने पहुंचता है। परितोष पूछते हैं कि क्या सिदाम ने कोई सबूत दिया है? विधान कहता है नहीं दिया, लेकिन देगा। परितोष कहते हैं तो अब हम सिदाम को रिमांड पर लेंगे, सबूत मिलते ही हम उसे कोर्ट में पेश करेंगे। विधान कहता है अगर अभी सिदाम को रिमांड पर लिया गया तो वो सिर कटी लाश के बारे में कुछ नहीं बताएगा, और अगर वो सिर नहीं मिला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। परितोष नाराज होकर कहते हैं जो करना है आज ही कर लो। अब विधान सिदाम को लेकर सबूत ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। इसी जंगल में सिदाम ने कई लाशें छिपाकर रखी थी, लेकिन सिदाम जानबूझकर गलत जगहें दिखाता है। अशोक और बाकी टीम के सदस्य मिट्टी खोदते खोदते थक जाते हैं। ये देखकर सिदाम को बहुत अच्छा लगता है। विधान पूछता है क्यों बेकार में समय बर्बाद कर रहे हो? सिदाम कहता है इन्हें मेहनत करते देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। उन्होंने मुझे जानवर की तरह मारा था, ये खुद कैसे पागलों की तरह मिट्टी खोद रहे हैं। सिदाम एक सिगरेट जलाकर अशोक की तरफ देखता है और इशारा करके एक लाश की असली जगह दिखा देता है। फिर कुछ देर और घूमने के बाद वो बाकी लोगों को परेशान करके 2 और लाशें निकलवा देता है, जिसके बाद वो सिदाम को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। रात में विधान सिदाम को जागते हुए देखता है और पूछता है सो क्यों नहीं रहे हो? सिदाम कहता है कल से तो जेल की जिंदगी शुरू हो जाएगी, वहाँ तो दिन भर सोना ही है, इसलिए सोचा कि आज की रात बिना सोए बिताऊंगा। फिर सिदाम पलटकर विधान से पूछता है आप क्यों नहीं सो रहे? विधान कहता है मुझे नहीं पता कि अब मैं कभी शांति से सो पाऊंगा या नहीं। मेरी नौकरी तो चली गई है, कल तुम्हें कोर्ट में सौंपने के बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म। इसके बाद विधान सिदाम से पूछता है जेल से छूटने के बाद तुम सबसे पहले अपनी बेटी से मिलोगे, है ना? सिदाम कहता है मैं ये चेहरा अपनी बेटी को कभी नहीं दिखाऊंगा, मैं कभी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा। अभी मेरी बेटी छोटी है, इसलिए उसे झूठ समझाया जा सकता है, लेकिन एक न एक दिन उसे पता तो चलेगा ही कि उसका बाप एक हत्यारा है। विधान कहता है क्या बाप की याद बेटी के मन से मिटाई जा सकती है? सिदाम कहता है क्या आप उसे समझा नहीं पाएंगे? विधान कहता है मैं कैसे समझाऊंगा? भोला मंडल का सिर अभी तक नहीं मिला है, और सिर नहीं मिला तो मेरी नौकरी नहीं रहेगी। मेरी नौकरी नहीं रही तो मैं तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी कैसे लूंगा? सिदाम कहता है आप मेरी बेटी की जिम्मेदारी लेंगे? मैं कह रहा हूँ आपकी नौकरी नहीं जाएगी। विधान कहता है तुम इतने विश्वास के साथ ये बात कैसे कह सकते हो? सिदाम कहता है मैं भविष्य देख सकता हूँ। आपको क्या लगता है आप मुझसे सारी बातें निकलवा रहे हैं? असल में मैं खुद आपको सब कुछ बता रहा हूँ। अगर मैं आपके पास पकड़ा नहीं जाता तो आप मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाते। उस दिन रात को मैंने जानबूझकर उन 3 चोरों को पकड़वाया था। अगर मैं उन्हें नहीं पकड़वाता तो आपको मेरे बारे में कभी पता नहीं चलता। आपकी नौकरी कोई छीन नहीं पाएगा, आप चैन से सो जाइए। अगले दिन सुबह सिदाम को कोर्ट में ले जाते समय वो जंगल के बीच में गाड़ी रुकवाता है। इसके बाद वो विधान को अकेले थोड़ी दूर ले जाकर कहता है मैं आपको भोला मंडल का सिर निकलवा कर दूंगा, लेकिन बदले में आपको वादा करना होगा कि मेरी बेटी को मेरे बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। विधान कहता है भोला मंडल का सिर मिल गया तो मेरी नौकरी वापस मिल जाएगी, और तब तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी मैं लूंगा। तब तुम्हारी बेटी मेरी बड़ी बेटी होगी। विधान की बात सुनकर सिदाम उसे प्रणाम करता है। इसके बाद वो बिना कुछ कहे अचानक भागना शुरू कर देता है। विधान और टीम के बाकी पुलिसकर्मी सिदाम के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। सभी को लगा था कि सिदाम भाग रहा है, लेकिन भागते भागते सिदाम एक जगह अचानक आकर रुक जाता है, और उसी जगह पर भोला मंडल का कटा हुआ सिर पड़ा था। सिदाम असल में भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो जानबूझकर सबको थोड़ा परेशान कर रहा था। सिदाम के रुकने पर बाकी सब भी रुक जाते हैं और देखते हैं कि भोला मंडल का कटा हुआ सिर भयानक हालत में वहां पड़ा है।
इसके बाद 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। सिदाम को कानून के तहत सजा मिल चुकी होती है और इतने खतरनाक अपराधी से चतुराई से जानकारी निकलवाने के लिए विधान को सम्मानित भी किया जाता है। विधान अपने वादे के मुताबिक सिदाम की बेटी की जिम्मेदारी भी लेता है और उसे अपनी बड़ी बेटी के रूप में स्वीकार करता है। वहीं विधान सिदाम की बेटी को घर ले जाकर उसका जन्मदिन मनाता है, क्योंकि आज से सिदाम की बेटी का एक नए रूप में जन्म हुआ है। आज से वो किसी अपराधी की नहीं बल्कि एक पुलिस वाले की बेटी है। और इसी सीन के साथ ये दिल दहला देने वाली सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों सच में मुझे ये सीरीज काफी अच्छी लगी और देखा जाए तो ये विलांगु सीरीज की रीमेक है, जिसे मैंने अपने इसी चैनल पर लास्ट ईयर ही एक्सप्लेन किया था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसा कंटेंट लाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब हम मिलेंगे फिर एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।